हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनहरा। आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिज्या अनुपात नियम। त्रिज्या अनुपात नियम के द्वारा हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना और समन्वय संख्या को आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन इस नियम के विचलन भी हैं कुछ, क्योंकि इस नियम को फॉलो करने के लिए कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो कि फॉलो होने ही चाहिए। जैसे कि आपकी आयनिक रेडियाई हमें पूर्णतया सही रूप से मालूम हो आयन की, और आयन की शेप हार्ड स्फेयर की जैसी होनी चाहिए। और स्टेबल स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब कैटायन और एनायन आपस में कांटेक्ट करें और बॉन्ड 100% आयनिक हो और आयन्स हमेशा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर चाहता हो। यदि ये सारी चीजें किसी आयन में अवेलेबल हैं तो वो रेडियस रेशियो रूल को फॉलो करता है। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा Ab2 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं की स्पष्ट व्याख्या संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ धनायन की समन्वय संख्या ऋणायन से दुगनी होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन, विचलन की व्याख्या कैसे करेंगे? आयनिक त्रिज्या, सही त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए सही आयनिक त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। दो आयनों के नाभिकों के मध्य की दूरी तो आप सही सही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सही आयनिक त्रिज्या नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई भी निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है। साथ ही समन्वय संख्या में परिवर्तन होने से भी आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन आ जाता है। आयनों का व्यवहार, आयनों को हम ठोस गोलों के रूप में मानते हैं, परंतु वास्तव में आयन पूरी तरह गोल न होकर थोड़े विकृत होते हैं। आयनों की व्यवस्था, सीमांत स्थायी व्यवस्था में ऋणायन व धनायन परस्पर स्पर्श करते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो पाता। यदि आयन का आकार छिद्र से छोटा है तो वह छिद्र में लुढ़कता रहेगा, और यदि आयन का आकार बड़ा है तो वह छिद्र में दब जाएगा। बंध की प्रकृति, नेक्स्ट है बंध की प्रकृति क्या होनी चाहिए? त्रिज्या अनुपात नियम की पालना करने के लिए जब बंध 100% आयनिक होना चाहिए। वास्तव में आयनिक बंध में थोड़ा बहुत सहसंयोजक बंध तो पाया जाता है। आयनिक संरचनाएं, आयनिक यौगिक धनायन व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, ये हम सब जानते हैं। धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार जो है वो बड़ा होता है। अतः उपरोक्त शर्तों की पालना करते हुए बड़े आकार वाले ऋणायन इस प्रकार संकुलित होते हैं कि न्यूनतम स्थान में अधिकतम ऋणायन आ जाएं और फिर उनके मध्य रिक्त स्थान या छिद्र में छोटे आकार वाले धनायन फिट हो जाते हैं। इस प्रकार एक स्थायी क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। ऋणायन के बड़े गोलों का संकुचन प्रमुख रूप से दो प्रकार से संभव है, वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन। वर्गाकार संकुलन में एक पंक्ति में सारे गोलों के नीचे आप देख सकते हैं एक पंक्ति में 9 गोले इस तरह से व्यवस्थित हैं। ठीक है, ये एक सतह बनी हुई है और ये जो छिद्र है उनको X से डिनोट किया हुआ है, और यदि हम इनकी नाभिकों को मिलाते हैं, आयनों के केंद्र को मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है, इसलिए वर्गाकार संकुलन कहा जाता है। अब इसकी दूसरी सतह कैसे बनती है? दूसरी सतह इस प्रकार बनती है, ये X छिद्रों के ऊपर जो है दूसरे गोले रख दिए जाते हैं। ये आपको दूसरी सतह यहाँ पे नजर आ रही है। एक पंक्ति में सारे गोलों के ठीक नीचे अन्य गोलों को जोड़ा जाए तो वर्गाकार संकुलन हमें प्राप्त होता है। इसमें एक सतह में स्थित प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों से जुड़ा रहता है या स्पर्श करा हुआ रहता है, लेकिन इसमें दो पड़ोसी गोलों के केंद्रों द्वारा एक वर्ग बनता है, इसलिए इसे वर्गाकार संकुलन कहा जाता है। X से अंकित 4 ऐसे स्थान हैं जहां छिद्र है, अतः इस सतह के ऊपर दूसरी सतह के निर्माण के लिए यदि गोलों को रखा जाए तो वे पहली सतह के सभी
छिद्रों को ढकते हुए है स्थान ग्रहण करेंगे। ऋणायन और धनायन ठोस गोलों के रूप में संकुलित रहते हैं। जब ऋणायन व धनायन कम स्थान होते हुए स्थायी आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। एक स्थायी क्रिस्टल संरचना के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आयन अधिक से अधिक संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहे, जिससे इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम हो। त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या के आधार पर ही क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। क्रिस्टल संरचना में आगे आयनों का संकुलन दो प्रकार से ध्रुव प्रकार का होता है। क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक आयन उसकी समन्वय संख्या के बराबर ऋणायनों से घिरा रहता है तथा प्रत्येक ऋणायन अपनी समन्वय संख्या के बराबर धनायनों से घिरा हुआ रहता है। इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्याएं इस प्रकार से संतुलित होती हैं कि पूरा क्रिस्टल जो है वो विद्युत उदासीन हो जाता है। अतः एक स्थायी क्रिस्टल में आयनों का संकुलन निम्नलिखित शर्तों के पालन के साथ होना चाहिए। प्रत्येक आयन अधिकतम संख्या में विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा होना चाहिए। इन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब न्यूनतम दूरी होगी तो इनके मध्य आकर्षण बल प्रबल होगा और आकर्षण बल प्रबल होगा तो क्रिस्टल स्थायी होगा। आयनों द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम होना चाहिए, जिससे आयनों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो। समान आवेशित आयनों के मध्य दूरी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि इनके मध्य रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन, यह हम पहले ही बता चुके हैं। तीसरी सतह के गोले दूसरी सतहों के छिद्रों Y को ढकते हुए पहली सतह के गोलों के ठीक ऊपर स्थान ग्रहण करेंगे। पहली सतह व तीसरी सतह बिल्कुल समान है। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? AB व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने ऊपर व नीचे वाली सतहों के 4-4 गोलों द्वारा घनीय रूप से घिरा रहता है तथा स्वयं घन के केंद्र पर स्थित रहता है। इस संकुचन में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 8 होती है। इस प्रकार के संकुलन को काय केंद्रित घन संरचना यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या क्रिस्टल संरचना BCC कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में कुल स्थान का 68% स्थान गोलों द्वारा घिरा रहता है। दूसरा प्रकार का संकुलन है षटकोणीय संकुलन। देखिए इसमें क्या होता है, एक गोले के चारों तरफ यदि 6 गोलों को इस प्रकार से रख दिया जाए और 6 गोलों के केंद्र से एक को यदि जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे एक षटकोण की आकृति हमें प्राप्त होती है और इसीलिए इस संरचना का नाम षटकोणीय संकुलन है। ये एक पहली सतह है। दूसरी सतहों के लिए देखिए इनके छिद्र बड़े छोटे छोटे हैं। यहाँ पे एक X, दूसरा X और तीसरा X, 6 छेद हैं। 6 में से 3 पे मैंने X रखा है और बाकी 3 में डॉट है, 1, 2 और 3। अच्छा, आप दूसरी सतह में क्या होता है, दूसरी सतह में अल्टरनेट छिद्रों के ऊपर गोले रखे जाएंगे, एक इस पे और इस पे, राइट। ये दूसरी सतह आपको इस प्रकार नजर आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के 2 गोलों के मध्य स्थान ग्रहण करेंगे। अतः प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 गोलों द्वारा षटकोणीय रूप से घिरा रहता है। इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय संकुलन कहते हैं। इस संकुलन में गोले अधिक स्थान घेरते हैं और रिक्त स्थान कम होता है। केंद्रीय गोले के चारों ओर 6 छिद्र हैं तथा सभी सतह के गोले पहली सतह के आधे छिद्रों को ही ढक पाते हैं। दूसरी सतह के गोले डॉट या क्रॉस वाले छिद्रों को ही ढक सकेंगे। इस प्रकार के जालक में तीसरी सतह की व्यवस्था 2 प्रकार से संभव है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और फलक केंद्रित घन संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन को कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग
और फलक केंद्रित घन संकुलन को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। FCC या निबिड़ घन संकुलन, क्लोज क्यूब पैकिंग या CCP। षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब षटकोणीय संकुलन में कुल 6 छिद्र हैं। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 क्रॉस हैं, 3 डॉट हैं। षटकोण के ऊपर व नीचे दोनों तरफ 3-3 गोले फिट किए जा सकते हैं। यदि षटकोण के नीचे स्थित 3 गोले तथा षटकोण के ऊपर स्थित 3 गोले समान छिद्रों पर होंगे, यानी क्रॉस वाले छिद्रों पर हैं, तो इस प्रकार प्रथम परत जो है बिल्कुल तीसरी परत के समान होगी। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे? HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।